जुलाई 2026 देश की निगाहें कहीं और थी। यानी सीजेपी जनरेशन जेड जेनजी आंदोलन सड़कों पर उबाल ले रहा था। हर चैनल, हर हेडलाइन, हर सोशल मीडिया फीड पर बस एक ही स्टोरी चल रही थी। प्रदर्शन, नारे, टकराव। पूरा देश इस राजनीतिक तूफान में उलझा था। यानी आपकी हमारी नजर कहीं और थी। लेकिन इसी वक्त देश की हर नजर सड़कों पर जब टिकी हुई थी, पर्दे के पीछे एक दूसरी जंग चल रही थी। बिना किसी हेडलाइन, बिना किसी प्राइम टाइम डिबेट के रुपया अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था। 96.96 रुपए प्रति डॉलर, यानी 97 रुपए प्रति डॉलर के आसपास, रिकॉर्ड निचले स्तर पे। और बड़ा सवाल ये है, सोचिए, जब पूरा मीडिया और विपक्ष सरकार को सीजेपी आंदोलन पे घेरे हुआ था, ठीक उसी हफ्ते आरबीआई और मोदी सरकार ने चुपचाप अपना सबसे बड़ा फाइनेंशियल ऑपरेशन चलाया। डॉलर की आक्रामक बिकवाली की, अरबों डॉलर की स्वैप डील, टैक्स में बड़े फेरबदल। और ये सब कुछ ऐसे वक्त में हुआ जब जनता और मीडिया का ध्यान कहीं और था। क्या ये टाइमिंग महज इत्तेफाक थी या एक सोची समझी रणनीति? आज हम आपको बताएंगे, जब देश सड़कों पर व्यस्त था, तब भारत की करेंसी को बचाने के लिए पर्दे के पीछे क्या क्या हुआ। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। तो जुलाई 2026 का वो हफ्ता जब भारत की करेंसी अपने पूरे इतिहास में सबसे बुरे दौर में गुजर रही थी। रुपया गिरते गिरते 96.96 प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचा। मुंबई के डीलिंग रूम्स में हड़कंप मचा हुआ था। ट्रेडर्स को समझ नहीं आ रहा था कि आरबीआई इस बार कितनी गिरावट बर्दाश्त करेगा। और इसकी जड़ में था पश्चिम एशिया का संकट। भारत अपनी जरूरत का करीब 90% कच्चा तेल बाहर से मंगाता है। जब वहां जंग जैसे हालात बनते हैं तो कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूती हैं और हर बैरल के लिए भारत को ज्यादा डॉलर चाहिए होते हैं। मतलब ज्यादा डॉलर की मांग, रुपए पर ज्यादा दबाव। ये एक बड़ा अपडेट है। लेकिन जो बात ज्यादातर लोगों को पता नहीं, इस गिरावट को रोकने के लिए आरबीआई और भारत सरकार ने बीते कुछ महीनों में पर्दे के पीछे पूरा फाइनेंशियल ऑपरेशन चलाया है। और जुलाई की आखिरी हफ्ते में इस ऑपरेशन ने अपना सबसे आक्रामक रूप दिखाया। तो संकट की मुख्य वजह क्या है? क्योंकि आखिर इतनी तेजी से रुपया गिर क्यों रहा? 3 बड़ी वजह। पहला, विदेशी निवेशक बड़े पैमाने पे भारत से पूंजी निकाल रहे हैं। मतलब अभी तक 2000 में अब तक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से करीब 30 अरब डॉलर निकाल लिए हैं। इतना बड़ा पैसा बाहर जाता है तो रुपए की मांग घटेगी और वो कमजोर हुआ। दूसरी वजह रही कच्ची तेल की बढ़ती कीमतें। जून 2026 से ही भारत का क्रूड ऑयल इंपोर्ट बिल सालाना आधार पर करीब 48% उछल गया। तो जितना ज्यादा डॉलर तेल के लिए बाहर जाएगा, उतना ही रुपए पर दबाव बढ़ेगा। और तीसरी वजह है मजबूत होता डॉलर इंडेक्स, तो जिसकी वजह से लगभग सभी इमर्जिंग मार्केट करेंसीज पे दबाव बना। और अगर सरकार यहाँ कदम नहीं उठाती तो सीधा असर आपकी और हमारी जेब पे पड़ता। कमजोर रुपया मतलब पेट्रोल डीजल महंगा, इंपोर्टेंट सामान महंगा और महंगाई बढ़ने का सीधा खतरा। यही था पॉइंट जहां से आरबीआई और सरकार ने मोर्चा। तो मई 2026 से 2026 जुलाई तक कदम दर कदम अगर बात करें, ये कोई एक दिन का फैसला नहीं था। आरबीआई और सरकार ने बीते कुछ महीनों में लगातार कदम उठाए और जुलाई के आखिरी हफ्ते में पूरी रणनीति का सबसे तीखा असर दिखा। पहला कदम, डॉलर्स की आक्रामक बिक्री की गई। आरबीआई ने बीते जुलाई माह के अंतिम दिनों में सबसे आक्रामक रणनीति अपनाई। डॉलर बेचा, लेकिन ऑफ पीक आवर्स में, यानी उस वक्त जब बाजार में ट्रेडिंग वॉल्यूम कम होता है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि जब मार्केट में लिक्विडिटी कम होती है तो कम डॉलर बेचकर भी रुपए पर ज्यादा असर डाला जा सकता है। यानी एक तरह से ज्यादा असर, कम गोला बारूद। बैंकर्स ये कह रहे हैं एक दिन में आरबीआई ने 7 से 9 अरब डॉलर तक बेच दिए और ये पिछले कई महीनों में सबसे बड़े इंटरवेंशंस में से एक था। इसके बाद सोमवार मंगलवार को फॉलोअप सेल्स ने करोड़ों रुपए की 96 के स्तर से ऊपर वापस ला दी। तो दिलचस्प बात यह है कि अग्रेसिव सेलिंग करने के बावजूद भारत का फॉरेक्स रिजर्व मजबूत बना रहा। 2017 जुलाई तक ये करीब 676 अरब डॉलर था। यानी आरबीआई के पास गोली चलाने के लिए पर्याप्त गोला बारूद तो था। लेकिन इसमें सब में एक चीज तो है कि भारत का अर्थतंत्र कमजोर हो रहा है, रुपया कमजोर हो रहा है, पैसे का फ्लो एनिमेशन विदेश से भारत की तरफ नहीं है। और आरबीआई ने बैंकों के लिए कंसेशनल फॉरेक्स स्वैप फैसिलिटी शुरू की है। यानी कोई एनआरआई अगर भारत में डिपॉजिट
लाता है FCNR-B तो बैंक उसे RBI के पास सस्ती दर पर स्वैप कर सकते हैं। सीधी भाषा में विदेश में बैठे भारतीयों को अपना पैसा भारत लाने के लिए बेहतर रिटर्न और आसान रास्ता दिखा है। नतीजा 31 जुलाई तक इस स्कीम के जरिए कुल 40.8 अरब डॉलर भारत में आ चुके हैं, जिसमें से करीब 36.7 अरब डॉलर सिर्फ FCNR-B डिपॉजिट से आए हैं। कुछ रिसर्च रिपोर्ट तो अंदाजा लगा रही है कि सितंबर तक यह आंकड़ा 65 से 85 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। सोचिए, ये उतना ही असरदार था जितना 2013 के करेंसी संकट के दौरान रघुराम राजन की स्ट्रेटजी थी, बस इस बार स्केल कहीं बड़ा था। तो अगर बात करें तीसरा मोर्चा नीतिगत, सरकार ने जून में एक ऑर्डिनेंस के जरिए विदेशी निवेशकों को भारतीय बॉन्ड्स यानी GSEC है उसमें मिलने वाले ब्याज पर 20% जो विद होल्डिंग टैक्स पूरी तरह खत्म कर दिया। साथ ही कैपिटल गेन्स टैक्स भी हटा दिया। मतलब विदेशी निवेशकों के लिए भारतीय सरकारी बॉन्ड में पैसा लगाना ज्यादा मुनाफे वाला हो गया। लेकिन पैसा भारत में आने का रास्ता खुला। सोने चांदी पे आयात शुल्क भी 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया ताकि गैर जरूरी सोने का आयात रुक सके और डॉलर बाहर जाने की रफ्तार धीमी हो। साथ ही खुद प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से 1 साल तक सोने की गैर जरूरी खरीदारी टालने की अपील की। और तीसरा, एक्सपोर्टर्स के लिए RBI ने एक्सपोर्ट्स प्रोसीड्स यानी निर्यात से मिलने वाले पैसे को वापस भारत लाने की समय सीमा 9 महीने कर दी, 15 महीने। इसका मतलब है निर्यातकों को अपनी विदेशी कमाई जल्दी भारत वापस लानी होगी, जिससे डॉलर सप्लाई तेजी से बाजार में आए। तो कुल मिला के 3 मोर्चे थे, बाजार में सीधा हस्तक्षेप, NRI के जरिए डॉलर लाना और नीतिगत सुधार। लेकिन बात करें वो पल जो पूरी कहानी में रुख मोड़ देती है। RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने एक इंटरव्यू में बहुत ही असामान्य बात कही। उन्होंने कहा, हालिया गिरावट के बाद रुपए को ओवरवैल्यूड नहीं माना जा सकता, बल्कि वो ओवरवैल्यूड हो सकता है, यानी वो अपनी वैल्यू के भी नीचे ट्रेड कर रहा है। ये कोई मामूली बयान नहीं है। सर्विंग RBI गवर्नर का करेंसी वैल्यूएशन पर सार्वजनिक तौर पर बोलना बेहद दुर्लभ माना जाता है। मल्होत्रा ने साफ कहा, रुपए की कमजोरी भारत की अर्थव्यवस्था की कमजोरी नहीं, बल्कि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स और मजबूत डॉलर की वजह से है। लेकिन वजह जो भी हो, हम कमजोर हो रहे हैं। जुलाई के आखिर तक रुपया 96.96 के रिकॉर्ड लो से सुधर कर 95.6 के आसपास वापस आया। ये कोई मामूली रिकवरी नहीं थी। इस बात का सबूत है कि RBI और सरकार मिलकर थोड़ा काम तो कर रहे हैं। लेकिन क्या सवाल वही है, क्या ये जीत स्थायी है या अस्थायी राहत है? जब तक भारत अपने कुल तेल आयात का करीब 90% हिस्सा बाहर से मंगाता रहेगा, तब तक मिडिल ईस्ट में हर नए तनाव के साथ रुपए पर दबाव फिर लौटेगा। RBI के पास फॉरेक्स रिजर्व जरूर मजबूत हैं, लेकिन न ये कोई अनंत हथियार है और हर इंटरवेंशन की कीमत भी है। तो आप सोचिए, क्या आपको लगता है कि भारत को तेल खरीदने के लिए डॉलर पर अपनी निर्भरता पूरी तरह खत्म करनी चाहिए? क्या रुपए में इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ाना असली समाधान है? कमेंट जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। थिंक 360 को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।